27वें दिन लुई और उसके फ्रेंड्स ने आसमान में एक और प्लेन देखा। उन्हें लगा ये रेस्क्यू प्लेन है, लेकिन वो जापानीज फाइटर प्लेन निकला जिसने उन पर फायर करना स्टार्ट कर दिया। इस अटैक में तीनों किसी तरह बच तो गए, लेकिन अब उनकी रेस्क्यू की उम्मीद टूटती जा रही थी। उन्हें इस राफ्ट में 1 महीने से ऊपर होने को आया था। इस दौरान मैक की मौत हो गई और उसे वहीं समुद्र में ही दफना दिया गया। 13 जुलाई 1943 के दिन लुई और फिल को फाइनली एक आइलैंड दिखा, लेकिन वो उस आइलैंड तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि उसी रात समुद्र में एक बड़ा तूफान आया और जब तूफान था तो लुई और फिल ने फिर से आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जापानीज आर्मी उन्हें देख चुकी थी। उन्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया। दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर एक प्रिजन कैंप में ले जाया गया जो क्वाजालिन आइलैंड में था, जहां ये लोग वॉर प्रिजनर्स के तौर पर बंदी बना दिए गए थे। इसमें लुई और फिल ने सब कुछ सहा, बीमारी भी और अब्यूजमेंट भी। दोनों को स्ट्रिक्ट इंटेरोगेशन सेशन से गुजरना पड़ा था। उनसे खूब पूछताछ की गई। उन्हें ये भी पता चला कि जो 9 मिसिंग मरीन्स थे उन्हें यहीं पर एक्सिक्यूट किया गया था। 26 अगस्त 1943 के दिन लुई और फिल को सारे कपड़े उतरवाकर और नहलाकर एक शिप में बैठा दिया गया। ये शिप योकोहामा जापान के प्रिजनर कैंप जा रहा था। उन दोनों को ऑफना, एक डिटेनेशन कैंप एंड इंटेरोगेशन सेंटर फॉर इम्पोर्टेंट वॉर प्रिजनर्स ले जाया गया। वहाँ लुई और फिल के साथ 200 और प्रिजनर्स भी थे, जिन्हें जापानी गार्ड्स और एक ऑफिसर द क्वेक टॉर्चर करते थे। उन्हें ये आर्डर भी मिला था कि अगर अमेरिका या उनकी सपोर्टिंग कंट्री इन्हें बचाने जापान आए तो रेस्क्यू होने से पहले ही सारे प्रिजनर्स को मार दिया जाए। लुई उस टाइम हैरान रह गया जब उसने सासाकी को वहाँ एक इंटेरोगेटर के तौर पे देखा। ओफना कैंप के हार्श ट्रीटमेंट के बावजूद प्रिजनर्स में एक तरह की रेसिलियंस की फीलिंग थी। मार्च 1944 में फिल को स्लेव लेबर कैंप अशियो भेज दिया गया। लुई और उसका लास्ट क्रिमेट बिछड़ गए थे। 1944 में अमेरिकन ने क्वाजालिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया। उन्हें कुछ ऐसे प्रूफ मिले जिससे पता चलता था कि लुई और फिल जिंदा हो सकते हैं। लुई के फादर और ब्रदर ने डिसाइड किया कि वार खत्म होते ही वे लोग लूट की तलाश करेंगे। सितंबर 30 को लुई को ओफना कैंप से ट्रांसफर करके ओमोरी प्रिजनर कैंप में भेजा गया जो टोक्यो से बाहर था। यहाँ लुई कारपोल मुत्सुहिरो वाटानाबे से मिला जिसका निकनेम था द बर्ड, और ये ओमोरी कैंप में डिसिप्लिनरी ऑफिसर था। यहाँ लुई की विल पावर और रेस्ट्रेंट टेस्ट होना था कि वो किस हद तक इमोशनल और फिजिकल अब्यूजमेंट बर्दाश्त कर सकता है। वाटानाबे एक सैडिस्टिक साइकोपैथ जिसने लुई जम्पेरनी की विल पावर को तोड़ना अपनी लाइफ का मिशन बना लिया था। उसकी कमांड में लुई को बेशुमार मार पड़ी थी। उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया और जो कोई सोच भी ना सके उसे तरीके से ह्यूमिलेट किया गया। बर्ड ने उसे फिजिकली और साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी ऑब्सेशन ने लुई की हालत ऐसी कर दी थी कि वो मौत और इंसेनिटी के छोर पर खड़ा था, लेकिन वो लुई जम्पेरनी था। मौत से भी बदतर टॉर्चर सहने के बावजूद भी वो अनब्रोकन था। उसकी रेसिलियंस एक बार फिर उसके काम आई थी, जहां वो बर्ड की दी गई हर तकलीफ और अब्यूज को बर्दाश्त करता गया। ये अक्टूबर 1944 की बात थी। ओमोरी प्रिजनर्स को न्यू अमेरिकन वॉर प्लान्स B-29 जापान के ऊपर उड़ते हुए दिखाई दिए। पूरे जापान में जितने भी प्रिजनर्स थे उन्हें फर्स्ट साइन दिख रहे थे कि अमेरिका ये वर्ल्ड वॉर जीत लेगा। इससे बर्ड बहुत गुस्से में आ गया था और वो कहर बनकर प्रिजनर्स पर टूट पड़ा। उसने लुई को इतना मारा कि उसके लेफ्ट कान में टेम्परेरी डिफनेस आ गई थी। नवंबर के मंथ में लुई को एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए चूज किया गया जो जापान से अमेरिका के लिए था। लुई ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए एग्री हो गया क्योंकि उसे फ्रीडम थी कि वो जो चाहे वो बोल सकता है। फाइनली ये ब्रॉडकास्ट अमेरिका पहुंचा और लुई की फैमिली को पता चल गया कि वो जिंदा है। कुछ दिनों तक लुई कंफर्ट में रहा। फिर एक दिन उसे रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए एक स्क्रिप्ट दी गई जिसमें उसे अमेरिका के वॉर एफर्ट्स को
अंडरमाइन करना था। लुई ने जब मना किया तो उसे वापस ओमोरी कैंप भेज दिया गया, जहां बर्ड ने उसे वेलकम किया। एक बार फिर से उसे टॉर्चर करने के लिए न्यू ईयर से कुछ ही दिन पहले बर्ड का एक दूसरे प्रिजनर कैंप में ट्रांसफर हो गया। उसका जाना ओमोरी कैंप के प्रिजनर्स के लिए कुछ हद तक राहत थी। अमेरिकन B-29 प्लेन्स अब अक्सर जापान के ऊपर उड़ते हुए दिखते थे। अमेरिका की जीत की उम्मीद बढ़ने लगी थी। फरवरी में टोक्यो में बॉम्ब्स गिराए गए, जिससे प्रिजनर्स और पूरे जापान को हिला कर रख दिया था। फिर उन लोगों को नाबेत्सु कैंप भेज दिया गया, जहां बर्ड उनका वेट कर रहा था। उस टेरिबल लिविंग कंडीशन में बेहिसाब टॉर्चर के साथ साथ उनसे स्लेव लेबर भी करवाया जाता था। आगे की कहानी हम जानेंगे इस कहानी के पार्ट 6 में। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और समरी से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा और इस बुक समरी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।